हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मलिक अहद और आज से मैं एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्ट्रेपी के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। अगर आपको स्ट्रेपी के बारे में नहीं पता तो इस कोर्स में मैं आपको डिटेल में विद प्रोजेक्ट्स सिखाऊंगा कि स्ट्रेपी पे हम किस तरह काम कर सकते हैं और स्ट्रेपी होता है क्या है, इसके प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे हम, इसकी कस्टमाइजेशंस देखेंगे, डीबी के साथ किस तरह हम काम करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हम देखेंगे। तो अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आप का कोई दोस्त स्ट्रेपी को सीखना चाह रहा है तो उसके साथ ये कोर्स लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट वीडियो रहेगी वो स्ट्रेपी के इंट्रोडक्शन पे रहेगी कि इसमें हम देखेंगे स्ट्रेपी क्या है, इसके प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, उसके बाद इसके हम कस्टमाइजेशंस के बारे में बात करेंगे और इसके हम वाई शुड वी यूज़ स्ट्रेपी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास कंटेंट ऑफ दिस वीडियो आ जाता है कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। व्हाट इज़ स्ट्रेपी, स्ट्रेपी के बारे में देखेंगे। उसके बाद हेडलेस सीएमएस क्या होते हैं उनके बारे में देखेंगे, ये किस तरह काम करते हैं, ये चीज़ देखेंगे। उसके बाद वाई स्ट्रेपी, कि हम स्ट्रेपी को क्यों यूज़ करेंगे। ठीक है, कोई भी आप चीज़ यूज़ करते हो तो उसकी कोई एक रीज़न होती है, कोई वजह होती है। तो स्ट्रेपी को यूज़ करने की क्या वजह है कि हम इतने सारे फ्रेमवर्क्स छोड़ के, इतने मतलब कि इतने अच्छे अच्छे फ्रेमवर्क छोड़ के, एक्सप्रेस छोड़ के और जेंगो वगैरह छोड़ के हम स्ट्रेपी पे ही क्यों काम करेंगे, तो इस चीज़ के बारे में देख लेंगे। उसके बाद हम इसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर बात करेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ स्ट्रेपी के। स्ट्रेपी क्या है? अब स्ट्रेपी एक हमारे पास हेडलेस सीएमएस है जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी वेबसाइट्स के लिए, अपनी मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए, ई कॉमर्स साइट्स के लिए और एपीआईज़ के लिए। बेसिकली ये हमें एक बैकएंड प्रोवाइड करता है जिसमें आपको जिसमें आपको कोड नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, स्ट्रेपी आपको बिल्ट इन कोड प्रोवाइड करता है, आप सिर्फ उसके क्या करते हो, एंड पॉइंट्स यूज़ करके आप अपना काम करते हो। ठीक है, अगर आपको कस्टमाइजेशन करनी है तो देन आप उसको चेंज कर सकते हो, उसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हो, उसमें आप अपने कंट्रोलर्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको इसमें स्ट्रेपी में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेपी एक ओपन सोर्स नोड जेएस बेस्ड सीएमएस है, मतलब कि इसमें नोड जेएस की तरह ही कोड किया जाता है। इसका जो फोल्डर स्ट्रक्चर वो भी ऑलमोस्ट इसी की ही तरह होता है आपके पास। इट अलाउज यू टू क्रिएट एन एपीआई विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट द बैकएंड और डेटाबेस। अगर आप फ्रंट एंड इंजीनियर हैं, फ्रंट एंड डेवलपर हैं, तो आपको एक वेबसाइट, फॉर एग्जांपल एक स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट करनी है, मगर उसमें आपको क्या करना है कि कोई सेक्शंस हैं वेबसाइट के जिनको आपको डायनामिक बनाना है, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर बैकएंड बनाने की ज़रूरत होगी, डेटाबेस को हैंडल करने की ज़रूरत होगी। तो स्ट्रेपी क्या करता है, आपको एक बना बनाया बैकएंड प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, उसके एपीआईज़ आपको प्रोवाइड कर देता है जो आप इजीली अपने फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करके आप उसको डायनामिक बना सकते हो। तो आपको अगर बैकएंड नहीं भी आता, आप सिर्फ आपको एक वीडियो देख के आप स्ट्रेपी को सीख सकते हैं। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। हाँ, अगर आप ज़्यादा डेप्थ में जाओगे, कस्टमाइजेशन में जाओगे, देन आपको इसको प्रॉपर सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको बहुत ही ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं इसके अंदर। उसके बाद आ जाता है स्ट्रेपी इज़ यूज टू बिल्ड कस्टमाइजेबल बैकएंड सर्विसेज। आप इसकी सर्विसेज को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वैसे तो ये आपको बिल्ट इन भी प्रोवाइड करता है, बट अगर आपको उसको कस्टमाइज़ करना है तो यू कैन डू दिस। स्ट्रेपी हेल्प्स यू टू मेक योर बैकएंड विद इन मिनट्स एंड यू जस्ट हैव टू केयर अबाउट फ्रंट एंड। तो सेम बात है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं तो आपको बैकएंड पे कुछ काम करना है, बैकएंड की कोई चीज़ चाहिए और आपके पास बैकएंड डेवलपर नहीं है या आपको काम नहीं आता बैकएंड का, तो आप स्ट्रेपी के इस्तेमाल से उसको कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही बेस्ट चीज़ है। जब से मैंने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया है तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक कोर्स बना दूँ जो जिससे आप लोग फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, अच्छा, अब हेडलेस सीएमएस की बात कर लेते हैं कि हेडलेस सीएमएस क्या होता है। लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेपी एक हेडलेस सीएमएस है। तो हेडलेस सीएमएस क्या होता है कि हेडलेस सीएमएस में ये होता है कि आपका जो बैकएंड होता है वो विदाउट नोइंग कि आप इसका फ्रंट एंड किस तरह का रखेंगे, कहाँ पे इसने यूज़ होना है, किस फ्रंट एंड के साथ यूज़ होना है, इस चीज़ का कोई भी लिंक नहीं होता स्ट्रेपी का। आप सिंपली अपना बैकएंड स्ट्रेपी में क्रिएट करते हो और आप उसको फ्रंट एंड में किसी भी चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हो। आप उसको एंड्रॉइड ऐप के साथ यूज़ कर सकते हो, iOS के साथ यूज़ कर सकते हो, आप उसके वेबसाइट्स के साथ यूज़ कर सकते हो। मतलब कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने ये जो स्ट्रेपी में बैकएंड बनाया है, आपने सिर्फ वो एंड्रॉइड ऐप के लिए ही बनाया है या iOS के लिए ही बनाया है, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हेडलेस सीएमएस, मतलब कि हेड के बगैर सीएमएस है। इसमें ये होता है कि हेडलेस सीएमएस इज अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम दैट सेपरेट्स द प्रेजेंटेशन लेयर वेयर कंटेंट इज प्रेजेंटेड फ्रॉम द बैकएंड वेयर कंटेंट इज मैनेज्ड। तो यही बात वो कर रहा है कि ये आपका एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है
जो आपको आपकी जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है उसको सेपरेट करता है फ्रॉम बैकएंड, ठीक है। अब यहाँ पे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ये है कि आपको एक डैशबोर्ड प्रोवाइड कर दिया जाता है, वहाँ से आप अपने कंटेंट को मैनेज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी एक ब्लॉग वेबसाइट है और उस ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर अब क्या होता है कि जो यूज़र्स होते हैं वो सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है, ना राइट कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, ना अपडेट कर सकते हैं। वो वाला जो ये 3 जो ऑप्शन है वो सिर्फ आपके पास होते हैं। तो अब आपके लिए भी तो कुछ प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए, कोई डैशबोर्ड होना चाहिए जहाँ से आप उसको अपलोड करो, क्रिएट करो, डिलीट कर सको, उसको अपडेट कर सको, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास क्या आ जाता है, स्ट्रेपी ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है। आप इजीली अपना फ्रंट एंड बना के और बैक एंड इसके साथ अटैच करके आप अपनी प्रॉपर वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं एक एडमिन इंटरफेस है, उसमें एपीआईज आ जाती है, डेटाबेस आ जाती है, कस्टम इंटीग्रेशंस आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिन इंटरफेस आपको प्रोवाइड किया जाता है जिससे आप रीड और राइट करते हो, डिलीट वगैरह भी करते हो, अपडेट भी करते हो, ठीक है। वो एपीआईज के थ्रू में फ्रंट एंड पे खुद ब खुद सब कुछ हो जाता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये हेडलेस सीएमएस होता है। उसके बाद आ जाता है वाई इज़ स्ट्रेपी, ये स्ट्रेपी क्यों यूज़ करें। अब सपोज कर लेंगे आपकी, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, आपकी ब्लॉग वेबसाइट है, रिएक्ट जेएस में है, नेक्स्ट जेएस में है या एंगुलर में है, ठीक है। तो आपको बैकएंड का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी आपको पता नहीं है, ना आपको नोड आती है, ना एक्सप्रेस आती है, ना सी शार्प आती है, ठीक है। तो आप इजीली स्ट्रेपी के थ्रू उस चीज़ को कर सकते हो। Let's consider you want to write contents and add it to draft or publish it. For that we require backend and here is Strapi comes into existence. ठीक है, तो आपने कोई कंटेंट मैनेज करना है, कंटेंट ऐड करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, तो उसके लिए आप Strapi का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। यू कैन ईजिली लर्न अबाउट Strapi एंड गेट वर्क डन विद इन मिनट्स। मतलब कि आप एक बेसिक सी वीडियो आप इसकी देख लेते हो तो आपको Strapi के बारे में आइडिया हो जाता है कि आपने इसके ऊपर किस तरह काम करना है, आप इसमें अपना बैकएंड किस तरह क्रिएट करोगे, फ्रंट एंड के साथ किस तरह इसको इंटीग्रेट करोगे। बहुत ही बेसिक सी वीडियो देखोगे तो आप इसको सीख लोगे। बहुत ही बेस्ट चीज़ है ये, ठीक है। उसके बाद इसके हमारे पास प्रोज एंड कॉन्स आ जाते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इसमें वर्सेटाइल एंड सिंपल टू यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल टू यूज़ है। आपका एडमिन डैशबोर्ड है, उसमें कलेक्शन बन जाती है अकॉर्डिंग टू योर फील्ड्स, वहाँ पे आपके पास इनपुट फील्ड्स आ जाती हैं और आप वहाँ पे अपना डाटा इंसर्ट करके तो कंटेंट को मैनेज कर रहे होते हो। रैपिड एंड स्केलेबल है, मतलब कि बहुत ही जल्दी काम हो रहा होता है इसमें। इसमें आपका एप्लीकेशन को स्केलेबल कर सकते हो, स्मॉल है, लार्ज है, वो खुद ही स्टेप इस चीज़ को हैंडल कर रही होती है। ये ओपन सोर्स और फ्री है, मतलब इसमें आपको कुछ भी प्लान नहीं खरीदना पड़ता, बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, टोटली फ्री है ये, ठीक है। ऑथेंटिकेशन सिस्टम बिल्ट इन। अब होता है क्या है कि आपने एडमिन डैशबोर्ड बनाया, वहाँ पे लॉगिन बनाया, साइन अप बनाया, तो उसके लिए आपको ऑथेंटिकेशंस करनी पड़ती हैं कि भाई कोई और यूज़र ना आके हमारी वेबसाइट को हमारी जो एडमिन डैशबोर्ड है या हमारी जो वेबसाइट है उसको असेस ना कर ले। तो उसके लिए जो स्टेप है वो खुद ब खुद इस चीज़ को हैंडल करता है कि जो जितनी भी ऑथेंटिकेशंस होती हैं आपके पास लॉगिन के लिए, साइन अप के लिए, वो आपको स्टेप ही प्रोवाइड करता है। दूसरी तरफ इसके डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू माइग्रेट एग्जिस्टिंग एपीआईज़। मतलब कि अगर आपके पास एग्जिस्टिंग एपीआईज़ हैं और उसको आपने शैपी में माइग्रेट करना है तो उसके लिए आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट इज़ लिमिटेड। इसमें टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल तो होता है बट बहुत ही लिमिटेड होता है कि मतलब कि ये नहीं है कि आपका पूरा प्रोजेक्ट जो है वो टोटली टाइपस्क्रिप्ट में होगा, ऐसा नहीं होता। बहुत ही लिमिटेड सा आप इसमें यूज़ कर सकते हो। इसमें कंटिन्यूस अपडेट्स बहुत सारी आ रही है। फॉर एग्जांपल आपका एक लार्ज प्रोजेक्ट है, आप उसके ऊपर अभी काम कर रहे हो और ड्यूरिंग दिस एक नया उसका अपडेट आ जाती है, आपको उसको अपडेट करना पड़ जाता है। तो आपको जो अगर उसके कुछ फीचर्स में ऐसा चेंज किया है जो आपने अपने कोड में यूज़ किए हुए हैं तो उसको भी आपको अपडेट करना पड़ता है। तो ये इसके एडवांटेजेस थे, ठीक है। लेट्स मूव टू विजुअल स्टूडियो कोड। अभी मैं आपको एक बेसिक सा एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा स्टेपी में ना, बिल्ड करते हैं अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। अच्छा जी, विजुअल स्टूडियो कोड पे जाने से पहले मैं आपको स्टेपी की डॉक्यूमेंटेशन दिखा दूँ जिसको हम फॉलो करेंगे अपने इस कोर्स में। तो यहाँ पे मैंने स्टेपी की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, उसको मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे डेवलपर डॉक्स में जाते हैं, यहाँ से इसका इंट्रोडक्शन है, वेलकम टू स्टेपी डॉक्स, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने स्टेपी के बारे में ही सारी नोट डाउन की हुई हैं जो मैंने आपको चीज़ें बता दी। हम यहाँ पे चलते हैं इंस्टॉलेशन पे जाने के बाद हम चलते हैं CLI पे। अब CLI पे जैसे हम मूव करेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा कि भाई आपका जो नोड वर्जन है वो क्या होना चाहिए, करंटली वर्जन 18 या उस 820 होना चाहिए, क्योंकि स्टेप उसको सपोर्ट करती है। और यू प्रेफर नोड जेएस पैकेज मैनेजर, npm भी आप यूज़ कर सकते हैं और यार्न भी यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद जो डेटाबेसेस सपोर्ट करता है स्टेपी वो है माई एसक्यूएल है, मारिया डीबी है, पोस्टग्रेसक्यूएल है, एसक्यूएल लाइट है। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन है कि भाई स्टेपी फोर्ट जो है वो मोंगो डीबी को सपोर्ट नहीं करती। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी क्रिएटिंग अ स्टेपी प्रोजेक्ट। आपकी जो कमांड है आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से इसको हम अभी कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ आपके लिए एक फोल्डर और उसको हम नाम दे देते हैं स्टेपी कोर्स, सॉरी कोर्स। अब थ्रू आउट द कोर्स हम इसी प्रोजेक्ट को फॉलो करेंगे, ठीक है। जो भी हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे वो इसी के ऊपर बनाएंगे, हम अपना जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे वो हम इसी के ऊपर करेंगे। यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड को, ठीक है। यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ जो कमांड वहाँ से कॉपी की थी उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उससे पहले हम इसको एक दफ़ा दे सकते हैं, npx create steppy app @list test। जिस तरह हम, अगर आपने रिएक्ट में काम किया है तो आपको पता होगा कि हम रिएक्ट ऐप किस तरह क्रिएट करते हैं, npx create react app करके और आप अपनी ऐप का नेम देते हैं। सेम उसी तरह npx create steppy app @latest my project। अब यहाँ पे हम अपना जो है स्टेपी प्रोजेक्ट लिख देते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा ये। अच्छा, ये थोड़ा टाइम लेते हैं, एक तो इंटरनेट की स्पीड पे भी ये डिपेंड करता है और वैसे भी ये काफ़ी ज़्यादा फाइल्स ने जनरेट करनी होती है, इस वजह से ये इसको ज़्यादा टाइम लगता है। और ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ये आपसे कुछ क्वेश्चंस करेगा तो उसको आपने काइंडली बी केयरफुल, आपने उसको देखना है और उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको आंसर करना है। तो येस कर देंगे हम, ठीक है। यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आ गया यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास एक एरर आ गया है, अनस्पॉट इंजन। ठीक है, मेरा जो करंट वर्जन है नोड का, हम वो देख लेते हैं कि मैं नोड का वर्जन कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। तो 16.20 है। तो यहाँ पे जो स्टेपी यूज़ सपोर्ट करता है वो 18 से अबव करता है और 20 से लेस देन करता है। तो मैं NVM यूज़ कर लेता हूँ, NVM यूज़ 20। ये ऑलरेडी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है NVM के थ्रू। अगर आपको NVM का नहीं पता तो काइंडली इसके बारे में देख लीजिएगा कि NVM के थ्रू हम किस तरह अपने पैकेजेस को हैंडल करते हैं। तो अभी जो है वो नाउ यूजिंग नोड वर्जन 20। अब इसको मैं करता हूँ क्लियर और अपनी जो कमांड है उसको मैं दोबारा से रन करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्ट होगा दोबारा क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और ये रनिंग हो रही है आपके ब्राउज़र में इस प्रोजेक्ट की, और ये आपका पोर्ट 1337 पे रन हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या होगा कि आपको एक प्रोजेक्ट अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसको हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अपना नाम ही दे देता हूँ मलिक, और यहाँ पे आहद, और यहाँ पे मैं कोई भी ईमेल दे देता हूँ malikahad@gmail.com। अच्छा, यहाँ पे आपने वही ईमेल देनी है जिसके आपने बाद में लॉगिन भी करना है, ठीक है। तो इस ईमेल को सोच समझ के और याद रखिएगा, वो ना हो गया आप यहाँ पे लगा दें और आपको बाद में वो याद ही ना रहे। और यहाँ पे मैं पासवर्ड दे देता हूँ कोई भी @malik या ठीक है 1 2 3 4 5। इसको हम देख लेते हैं @malik 1 2 3 4 5 से, और इसी को दोबारा हम कंफर्म कर देते हैं मलिक 1 2 3 4 5, ठीक है। कीप मी अपडेटेड, लेट स्टार्ट। अच्छा, वो कह रहा है कि पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 अपर केस। तो हम इसका जो M है वो कर देते हैं कैपिटल, इसका भी M कर देते हैं कैपिटल, और ये हमारा पासवर्ड तो ऑलरेडी मैच नहीं कर रहा। तो अब हम इसको करते हैं लेट स्टार्ट। अब जैसे आप लेट स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देखें आपका एडमिन डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपकी कंटेंट मैनेजर है, कंटेंट मैनेजर में आपका यूज़र जो है वो ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका कंटेंट टाइप बिल्डर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये मीडिया लाइब्रेरी आ जाती है कि आपने जो भी इमेजेस वगैरह अपलोड करने हैं, वीडियोस वगैरह अपलोड करने हैं, वो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिप्लॉय का आ जाता है। ज़्यादातर जो आपका काम होगा वो कंटेंट मैनेजर का होगा और यहाँ से कंटेंट टाइप बिल्डर का होगा, ठीक है। तो इसको हम इसको हम अपकमिंग वीडियोस में ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी मैं सिर्फ आपको एक डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ कि इस तरह का डैशबोर्ड आपका बन जाता है आफ्टर जब आपका प्रोजेक्ट क्रिएट कर जाता है। अच्छा, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज़, और क्लोज़ करने के बाद इसको मैं एक दफ़ा आपको रन करके दिखा देता हूँ कि किस तरह हम इसको रन करते हैं। तो इसके लिए कमांड यूज़ होती है npm run develop, ठीक है।
इसके थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं और ये जो रन होता है वो आपका पोर्ट 1337 पे होता है। अच्छा यहाँ भी तो वैसे यही कमांड है हमारी। अच्छा सॉरी, हम इस प्रोजेक्ट से बाहर हैं, तो सबसे पहले तो हम इस प्रोजेक्ट में जाएंगे, शेपी प्रोजेक्ट। अब हम करते हैं npm रन डेवलप, ठीक है। अब यहाँ से जो होगा आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा और आपको यहाँ पे URL मिल जाएगा जिस पे ऊपर आपका जो प्रोजेक्ट है वो रन हो रहा होगा। तो यहाँ पे आपका एडमिन जो है वो डैशबोर्ड वो क्रिएट हो रहा है। इसके बाद थोड़ा सा हम फोल्डर को एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसमें आपके पास नोड मॉड्यूल्स का आ जाता है, डेटाबेस का आ जाता है, कॉन्फ़िग आ जाती है। अच्छा ये जो कॉन्फ़िग वाला फोल्डर ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें सबसे पहले एडमिन आ जाता है, इसमें कुछ एडमिन की कॉन्फ़िगरेशंस हैं, उसके बाद APIs हैं। ये आगे डिफ़ॉल्ट लिमिट जो होगी 25 होगी, मैक्स लिमिट 100 विद काउंट ट्रू, मतलब आपका API का जो रिस्पॉन्स आएगा उसमें आपके पास ये चीज़ें ऑलरेडी आपको मिल रही होंगी। उसके बाद डेटाबेस आ जाती है। अच्छा डेटाबेस में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि आप किस डेटाबेस के साथ काम करना चाह रहे हैं। SQLite से करना चाह रहे हैं, उसके बाद आप पोस्टग्रेस से करना चाह रहे हैं काम, ठीक है, और उसके बाद MySQL 2 से काम करना चाह रहे हैं। ये आ गया, पोस्टग्रेस आ गई, SQLite आ गई, ठीक है। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं आपके पास। इन डेटाबेस में से आप कोई भी डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। हम जो है वो पोस्टग्रेस यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद मिडलवेयर्स आ जाती हैं। ये आप मिडलवेयर्स उन्होंने बिल्ट इन लगाई हुई हैं, अगर आपने और कोई यूज़ करनी होंगी तो वो आप इसमें ऐड कर लोगे। उसके बाद प्लगइन्स आ जाते हैं। प्लगइन में अभी कुछ भी नहीं है आपके पास, सर्वर आ जाता है। server.js फाइल में आपके सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन है कि लोकल पे चल रहा है, 1337 पे चल रहा है। अगर आप पोर्ट चेंज करना चाहते हो तो पोर्ट चेंज कर लो, ठीक है। अच्छा अभी वो कह रहा है कि आपका जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी रनिंग में है, तो अभी हमारे पास कोई भी प्रोजेक्ट रनिंग में आई थिंक नहीं है, तो फिर भी हम चले यहाँ से पोर्ट चेंज कर लेते हैं। आपको भी आइडिया हो जाएगा कि पोर्ट किस तरह चेंज करनी है हमने, ठीक है। यहाँ से पोर्ट चेंज हो जाएगी हमारी। उसके बाद आपका फ़ोल्डर आ जाता है पब्लिक का। पब्लिक में अपलोड्स वगैरह आ जाती हैं आपकी, जो भी आपने एसेट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद सोर्स का फ़ोल्डर आ जाता है, ठीक है, सोर्स। अच्छा यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट है वो रन होना स्टार्ट हो गया है, इसको बाद में देखते हैं अब। अच्छा यहाँ पे सोर्स में एडमिन फ़ोल्डर है, इसमें भी आपके काम की कोई चीज़ नहीं होगी। APIs आ जाती हैं। API में आप जितने भी कलेक्शंस क्रिएट करोगे उनकी APIs आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक्सटेंशन आ जाती हैं। एक्सटेंशन में भी अभी आपके पास कुछ नहीं है। उसके बाद index.js है। जिस तरह हम Node.js का जहाँ Express.js का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें हमारी मेन फाइल जो होती है index.js होती है या server.js होती है, इसी तरह आपके पास इसमें आपकी जो मेन फाइल होगी वो index.js होगी। यहाँ पे आपके पास दो मेथड्स हैं, रजिस्टर है और बूटस्ट्रैप है, ठीक है। इनको हम देखेंगे कि क्या काम करते हैं। और उसके बाद टाइप्स आ जाती हैं। ये भी कुछ आपके काम की चीज़ नहीं है, तो इसको आपने इग्नोर करना है। उसके बाद .env फाइल आ जाती है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल है। इसमें आप अपने वेरिएबल्स को सेट करोगे कि आपने कौन सा वेरिएबल किस लिए यूज़ करना है, वैल्यू सेट करोगे। पैकी.json आ जाती है, ठीक है। तो ये सारा आपका फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है जो ऑलरेडी आपको मिल जाता है। तो ये था सारा स्टेपी के रिलेटेड, आपको इंट्रोडक्शन बता दिया स्टेपी का कि स्टेपी क्या होता है, उसको क्यों यूज़ करते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स आपके साथ डिस्कस कर लिए, प्रोजेक्ट आपको बना के दिखा दिया, ठीक है। उसकी जो रनिंग कमांड है वो आपके पास होती है npm रन डेवलप, और आपका जो प्रोजेक्ट रन होता है वो पोर्ट 1337 पे रन होता है। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अपने ब्राउज़र पे आता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे मेरे पास आ गया। अब मैंने जो ईमेल लगाई थी वो लगाऊंगा, ये वाली लगा लेते हैं, ठीक है। और पासवर्ड मेरा था @Malik226, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ कि रिमेंबर मी कर लें ताकि बार बार हमें इसको ना लगाना पड़े। अच्छा जी वो कह रहा है जी इनवैलिड क्रेडेंशियल, ठीक है। पासवर्ड हमारा रॉन्ग है 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको हम लगा दिया, तो ये हमारा लॉगिन हो गया। यहाँ पे ये आ गया, और अच्छा ये आ गया, कंटेंट बिल्डर आ गया। अच्छा कंटेंट बिल्डर में हम अपनी कलेक्शंस को क्रिएट करते हैं। जिस तरह अगर आपने MongoDB में काम किया हो तो उसमें हम कलेक्शंस बनाते हैं। कलेक्शन में हम अपनी फील्ड्स को डिफाइन करते हैं, उसका स्कीमा होता है, उसके अकॉर्डिंगली हमारी कलेक्शन बनती है। सेम इसी तरह जब आप यहाँ पे कोई कलेक्शन बनाते हो तो उसका स्कीमा ऑलरेडी मतलब कि ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, आपको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो आने वाली वीडियो में इन चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे, हर एक के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि हर चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस कर सकें। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, स्टेपी की आपको समझ आ गई होगी कि स्टेपी क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और इस कोर्स को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी एक नई चीज़ को सीख सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।